हाय हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज नंबर 7 विच इज सपोर्ट। इसमें 5 सब क्लॉजेज हैं। 7.1 रिसोर्सेज, 7.2 कॉम्पिटेंस, 7.3 अवेयरनेस, 7.4 कम्युनिकेशन एंड 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये वो क्लॉज है जो आपको बताता है कि आपने PDCA साइकिल में P वाला पार्ट कर लिया विच इज प्लानिंग। नाउ डू वाले पार्ट में, यानी कि आपको जब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है उस पार्ट में आपको सपोर्ट की जरूरत लगेगी। ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छी इन्वायरमेंटल सिस्टम को बिल्ड करने की बहुत अच्छी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन अगर लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसकी सारी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा वो ये सारी रिक्वायरमेंट को भी चेक करेगा। इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट तो इवन डॉक्यूमेंटेड भी होंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी। So requirement is 7.1 is resources. ठीक है, इसका मतलब ये है कि the organization shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of the EMS. ये हमने आपको पहले भी बताया है कि ये टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि EMS को इस्टेब्लिश करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या उसके कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल की जिम्मेदारी है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे आइडेंटिफाई करें और फिर वो रिसोर्सेस उस टीम को प्रोवाइड करें जो इस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली किस क्या क्या चीजें चाहिए, वो रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको लोगों की जरूरत होगी। वो कॉम्पिटेंसी वाले लोगों की जरूरत होगी जो EMS के लिए जरूरी है। देन आपको एक बजट की जरूरत होगी, कुछ कॉस्ट जो फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सटर्नल वेंडर, सप्लायर या किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं उससे जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका कुछ एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल आप एनर्जी मॉनिटर करना चाहते हैं तो एनर्जी मॉनिटर का सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है आपको। या आप वेस्ट डिस्पोजल करना चाहते हैं तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए आपको लोकल अप्रूव्ड वेंडर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उस वेंडर से जो कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज या जो भी चीजों की जरूरत होगी वो हो सकता है। मान लीजिए आप इस ESG रिपोर्टिंग के लिए कोई टूल यूज करना चाहते हैं, डेटा कलेक्शन के लिए कोई टूल यूज करना चाहते हैं, तो उस टूल के लिए हो सकता है। अब किसी भी तरीके से EMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो आपको प्रोवाइड करे, उस टीम को प्रोवाइड करे जो EMS पे काम कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज 7.2। बेसिकली 7.2 is competence which means that right person should have right knowledge। मतलब आपके पास पहली बात तो एक right person होना चाहिए सही competency का, और उसको वो सही knowledge होनी चाहिए। मतलब EMS point of view से उसको वो knowledge होनी चाहिए। So we have to determine the necessary competence of the person doing work under its control that affects its environmental performance and ability to fulfill the compliance obligation। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तुम्हें जो भी पर्सन है जो इसमें काम करेगा उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, उसकी जो नॉलेज है, ठीक है, वो EMS या इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस से अलाइंड होनी चाहिए। वो वो पहली बात तो पता होनी चाहिए, दूसरी बात आपको ऐसा पर्सन ही हायर करना है तो उसके पास एक प्रॉपर एजुकेशन, उसके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस, उसके पास या तो प्रॉपर कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो कॉम्पिटेंट इनफ होना चाहिए ये EMS की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, वो देख सकती, वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट या EMS की जो रिक्वायरमेंट है उनकी ट्रेनिंग नीड्स को डिटरमाइन करके वो ट्रेन कर सकती है अपने करंट लोगों को। ठीक है, एंड वेर एवर एप्लीकेबल टेक एक्शन टू एक्वायर द नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन, विच मीन्स कि वो क्या कर सकते हैं, वो जो भी उन्हें कॉम्पिटेंस की जरूरत है उसको हायर कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं और उसका इफेक्टिवनेस वो खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोट दैट एप्लीकेबल एक्शन कैन इंक्लूड फॉर एग्जांपल द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग टू द मेंटरिंग ऑफ और द रीअसाइनमेंट ऑफ करंट एम्प्लॉयड पर्सन और द हायरिंग और द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन। इन शॉर्ट, EMS के अंदर यानी ISO के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है वो सारी रिक्वायरमेंट को जो जो लोग कर रहे हैं, जो भी जो भी पर्सन उस
उस आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के चार्ट में हैं, वो सारे पर्सन्स के, उन सारे लोगों के पास इनफ और एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, बेसिकली ओवरऑल ईएमएस रिलेटेड कॉम्पिटेंस होना चाहिए। या तो आप नए लोग को हायर कर सकते हो, या तो आप करंट टीम को ट्रेन कर सकते हो। वो जो भी करना है आप करो, लेकिन वो जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोगों के पास एक करंट कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ठीक है। The organization shall retain appropriate documented information as evidence ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या है कि ये चीज जब भी कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, और जब वो आपके फॉर एग्जांपल आपके एनर्जी डिपार्टमेंट में गया है, और एनर्जी डिपार्टमेंट से उसने पूछा कि उन्हें ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल चाहिए, और वो जिस भी इंसान से मिल रहा है उसने बोल दिया मुझे तो पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है समझने की कि क्या रिक्वायर्ड है उसके रोल से, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना कि कॉम्पिटेंसी एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, विच मीन्स कि जो भी लोग ईएमएस के रिक्वायरमेंट के अराउंड काम कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर या रेलेवेंट एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग ये सब होनी चाहिए, जो आपके पास भी डॉक्यूमेंटेड हो कि इस पर्सन की क्या नॉलेज है या क्या कॉम्पिटेंस है, ठीक है। आप इसको इसको समझने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी कंपनी में ऐसा कौन है जिसको आपको लगता है कि वो ईएमएस का पार्ट होना चाहिए। ये आईएसओ 14001 अगर आप अपनी कंपनी के लिए इस सर्टिफिकेशन में जाना चाहते हो तो इसका पार्ट होना चाहिए, लेकिन उसको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। तो वो कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, और किस टॉपिक पे ट्रेनिंग की जरूरत है, ये भी बताओ। नेक्स्ट है 7.3 विच इज अवेयरनेस। नाउ देर इज अ डिफरेंस, कॉम्पिटेंसी होना और अवेयरनेस होने में एक डिफरेंस होता है। अवेयरनेस का मतलब क्या है कि अगर आपके लोग ट्रेंड भी हैं तो भी क्या वो उतना केयर करते हैं, मतलब डू दे एक्चुअली केयर अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, डू दे अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, डू दे अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज। अगर वो नहीं केयर करते तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आप अपनी ड्यूटीज तो कर रहे होते हैं, बट वो उस इंटीग्रिटी के साथ नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं, किस आउटकम के लिए कर रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस भी बहुत जरूरी होती है। तो द organization shall ensure that persons doing work under organizational control are aware of what environmental policy, that आपको अपनी जो भी टीम है उनके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। आपकी टीम का यानी ईएमएस की टीम का हर बंदा जो भी उस पूरे रिक्वायरमेंट्स या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के चार्ट में इन्वॉल्व है, उसको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी या ईएसजी पॉलिसी क्या क्या मांग रही है या क्या है। देन आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उन एस्पेक्ट्स के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। देन ईएमएस के इफेक्टिवनेस के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या बेनिफिट है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस अचीव करने का, क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर आप ईएमएस की रिक्वायरमेंट को नॉन कंफर्म करके चला जाता है। अगर कोई ऑडिटर आता है तो वो आपको या तो कंफर्मिटी बोलता है या तो नॉट कंफर्मिटी बोलता है, ठीक है। अगर वो नॉन कंफर्मिटी में चला जाता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस या रेपरकशन हो सकते हैं, ये उनको समझाना, विच मीन्स कि आपको अपनी टीम मेंबर्स को, जो भी वो पूरी ईएमएस की टीम है, उन्हें ये समझाना है, उन्हें अवेयर करना है कि ये प्रोसेस का एक फाइनल आउटकम क्या है जो आप अचीव करना चाहते हो, ताकि जब वो प्रोसेस में काम कर रहे हो तो उन्हें समझ में आए कि वो किस तरफ या किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच इज 7.4 इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि किस किस इंसान को क्या इंफॉर्मेशन और कैसे देनी है, इस चीज को बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। इससे पहले हम लोग इंटरेस्टेड पार्टीज देख चुके हैं। वो इंटरेस्टेड पार्टीज में हमने पढ़ा था इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, यही वो लोग हैं, लेकिन उन्हें क्या इंफॉर्मेशन देनी है और कैसे देनी है, ये कम्युनिकेशन फ्लो भी हमारे पास पहले से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 7.4.1 जो है वो जनरल है, सिंपल रिक्वायरमेंट्स, जो कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल establish, implement and maintain the process needed for internal and external communication relevant to EMS, including on what it will communicate, मतलब वो कहाँ पे communicate करेगा, कब communicate करेगा, किससे communicate करेगा और कैसे communicate करेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे कि मान लो आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को आप कम्युनिकेशन दे रहे हो ईएमएस परफॉर्मेंस के बारे में थ्रू ईएसजी रिपोर्ट,
तो वो कहाँ कम्युनिकेट करेगा? वेबसाइट पे, हो सकता है कि रेगुलेटरी जो पोर्टल है वहां पर भी। देन कब कम्युनिकेट करेगा? आपकी जो एजीएम डिसाइड होती है उसके आसपास की जो डेट डिसाइड होती है वो। देन टू विद हुम टू कम्युनिकेट, जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो वो किस इंटरनल एक्सटर्नल सारे ही स्टेक होल्डर को एड्रेस कर रही होती है, मोस्टली इन्वेस्टर्स को कर रही होती है, रेटिंग एजेंसीज को कर रही होती है। एंड हाउ टू कम्युनिकेट is of course through either AGM or through public reporting or through keeping it on website, इस तरह से। ठीक है। When establishing its communication process, the organization shall take into account its compliance obligations, which means कि मान लीजिए आपकी वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए सेबी के थ्रू बीआरएसआर है, तो इसका मतलब बीआरएसआर का सबमिशन सेबी के पोर्टल में भी होगा, राइट? तो वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को मेंटेन रखना है एंड इंश्योर करना है कि इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन जो है वो कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट हो रही है, जो भी ईएमएस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। Organization shall respond to relevant communication on its EMS. The organization shall retain documented information as evidence of the communication as appropriate, which means अगर आप internal parties को, मान लीजिए अगर आप through email कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको वो ईमेलर सेव कर लेने चाहिए। एक्सटर्नल पार्टीज को से आप कोई स्टेक होल्डर मीटिंग्स के थ्रू बता रहे हैं तो आपको वो मीटिंग्स ऑफ मिनट, मीटिंग्स के अटेंडेंस, ये सब सेव करनी चाहिए। इन शॉर्ट जो भी चीजें आप कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल स्टेक होल्डर हो या एक्सटर्नल हो, उनका कम्युनिकेशन आप कैसे कर रहे हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लियर रखना है। ठीक है। और जब आप स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनका जो उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम है या अगर वो कुछ क्वेरी रेज करते हैं तो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड भी करना है। ठीक है। नाउ हमारे पास दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, विच इज 7.4.2 इज टॉक्स अबाउट इंटरनल कम्युनिकेशन, जहां पर वो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल internally communicate information relevant to the EMS among the various level and function of organization, including the change to EMS as appropriate। मतलब कि आपको अपना इंटरनल कम्युनिकेशन हर लेवल और फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कि हर डिपार्टमेंटल हेड या इम्प्लॉइज, जो भी आपने इंटरेस्टेड पार्टीज डिसाइड किए हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, उनको ईएमएस की सारी जानकारी देते रहनी है। और अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, यानी आप जितने वर्जन्स, जितने रिविजन्स कर रहे हो, उनकी जानकारी भी देनी होती है। Now they have to ensure that the communication process enable persons doing work under the organization control to contribute to continual improvement, कि ये इंश्योर करना है कि हमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करें, ऐसा कम्युनिकेशन भी प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है। ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, ये जनरली ईमेल्स के थ्रू होता है या जो टाउन हॉल्स होते हैं उनके थ्रू होता है। कंपनी का अगर कोई न्यूज़पेपर होता है, कंपनी का एक इंटरनल न्यूज़पेपर होता है या डिपार्टमेंट का न्यूज़पेपर होता है, तो उसके थ्रू होता है। ठीक है। नाउ 7.4.3 is external communication, where organization shall externally communicate information relevant to EMS as established by the organization communication process as required by the compliance obligations, which means कि जैसे हमने अभी बताया, अगर वो सेबी में बीआरएसआर सबमिशन है तो वो करिए, अगर सीबी यूएई को डायरेक्टली कोई रिपोर्ट देनी है तो वो दीजिए, अगर आप एडीएक्स के अंडर लिस्टेड हैं तो आपको एडीएक्स को अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देनी होगी। ये सारे जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, जैसे जैसे करने हैं लीगल रिक्वायरमेंट के थ्रू, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन के थ्रू, वो कम्युनिकेशन आपको सही टाइम पे करना है। याद रखना, जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन होते हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं, उनकी डेडलाइन फिक्स होती है, उनकी आप डेट चेंज नहीं कर सकते, तो वो डेडलाइन सही टाइम पे भी करना है। नाउ लास्ट इज 7.5 विच इज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ये आप यहाँ पर हमें ये समझेगा कि हमें इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करते वक्त क्या क्या करना है। ठीक है। विच मीन्स ये याद रखना कि अगर वो चीज सही से डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो आईएसओ में एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा वो ये क्वेश्चन रेज करे और नॉन कंफर्मिटी दे देगा उस चीज के लिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें क्लियरली आईएसओ में लिखी है कि ये डॉक्यूमेंट में ही, फॉर्म में ही चाहिए, वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। इसका 7.5.1 देख लेते हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशंस ईएमएस शैल इंक्लूड
डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय आईएसओ, इसका मतलब जो भी आईएसओ में जहां जहां हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन रेडी होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग नेसेसरी। इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप कुछ और भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करना चाहते हैं ईएमएस को इफेक्टिवली बेसिकली एग्जीक्यूट करने के लिए, देन आप वो भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। Please note the extent of documented information for an EMS can differ from one organization to another. ठीक है, क्योंकि साइज ऑर्गेनाइजेशन का अलग हो सकता है, उनका जो नीड है वो अलग हो सकता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो सकती है, पर्सन्स की कॉम्पिटेंसी अलग हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेड रखनी है ये सारी इंफॉर्मेशन को। कंपनी अपने हिसाब से ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती है और जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा वो वेरीफाई करेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईएसओ रिक्वायरमेंट, उसके एडिशनल वो कुछ वेरीफाई नहीं करेगा। आपको आईएसओ को फॉलो करते वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, लेकिन उसका कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। ठीक है। Now, 7.5.2 is creating and updating. So, when creating and updating the documented information, the organization shall ensure appropriate identification and description, which means किस डेट को ये डॉक्यूमेंट बना है, क्या टाइटल है, कौन ऑथर है, अगर कोई नंबर होता है उसका तो डॉक्यूमेंट नंबर, देन उसका फॉर्मेट किस फॉर्मेट में है, वो पीपीटी में है, पीडीएफ में है, पेपर में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, लैंग्वेज में है, सॉफ्टवेयर में है, ग्राफिक्स में है, डेटा में है, कैसा है वो फॉर्मेट क्लियरली इंश्योर करना है। या एंड उसके बाद अब उसके जो रिव्यू होंगे, उसका जो अप्रूवल होगा, उसकी भी सुटेबिलिटी को चेक करते रहना है। ठीक है। नाउ कम्स 7.5.3 विच इज कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। अब आपने क्रिएट कर लिया, अपडेट कर लिया, अब आपको ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कैसे करना है। तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय ईएमएस एंड बाय दिस आईएसओ शैल बी कंट्रोल्ड टू इंश्योर इट इज अवेलेबल सुटेबल फॉर यूज व्हेन एंड वेयर इट इज नीडेड। मतलब वो प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए, जब जब उसकी जरूरत हो, सुटेबल होना चाहिए। देन इट इज एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड, मतलब उस अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपरली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। And for the control of documented information, the organization shall address the following activities as applicable. First thing is distribution, access, retrieval, and use. Then storage and preservation, including preservation of legibility. देन कंट्रोल ऑफ चेंजेस, यानी कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट के मल्टीपल वर्जन्स बने हैं, आपने ईएसजी पॉलिसी बनाई, ईएसजी पॉलिसी 1.0, देन 2.0, देन 3.0, मल्टीपल वर्जन्स हैं, तो वो जो वर्जन है उनको भी आपको कंट्रोल करना है। पहली बात तो सारे वर्जन्स अवेलेबल होने चाहिए, दूसरी बात वो वर्जन्स कब कब अपडेट हुए हैं उसकी एक प्रॉपर टेबल होनी चाहिए। और ये सारी चीजों को, अगर ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो इनको अच्छे से आपको स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, रिटेन करना है। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू बी नेसेसरी प्लानिंग एंड ऑपरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड। और उनमें से जो डॉक्यूमेंट आपको पब्लिक डोमेन में डालने हैं, वो डॉक्यूमेंट को आपको आपको मेक श्योर करना है कि वो पब्लिक डोमेन में जब जा रहा है तो उसमें कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन ना पास हो जाए जो कंपनी के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे